नमस्कार। हम लोगों ने भारत में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करी थी। इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती चली आ रही हैं, जैसे कि नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, भूमंडलीकरण। इनके होने से भी भारत में बहुत तेज़ गति से परिवर्तन आए हैं। आज हम नगरीकरण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण की परिभाषा क्या है, नगरीकरण किस प्रकार से समझा जा सकता है और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक स्तरीकरण किस प्रकार का होता है नगरों में, और नगरों की विशेष समस्याएं किस प्रकार की हैं और उनका उन्मूलन किस तरह से हो सकता है। आजकल स्मार्ट सिटीज़ का ज़माना है, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का ज़माना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ साथ जुड़े हुए सैटेलाइट सिटीज़ का ज़माना है। तो ऐसे में हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि नगर क्या है और नगरीकरण क्या है, नगरीकरण की अवधारणा क्या है, उसको जानना चाहिए। भारतीय समाज को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए आवश्यक है कि नगरों का विस्तृत अध्ययन किया जाए, क्योंकि औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप गांवों और नगरों की ओर व्यक्तियों का आवागमन बढ़ा है। इससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। नगरों की कुछ विशेषताएं हैं, किस तरह से लोग वहाँ पे बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, किस तरह के समूहों और संगठनों का हिस्सा बनते हैं, किस तरह से औपचारिकता जो है नगरीकरण के परिणाम स्वरूप ज़्यादा अधिक देखने को मिलती है, और साथ ही नगरों में कुछ विशिष्ट प्रकार की समस्याएं किस प्रकार से पनपती हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें नगरीकरण के बारे में समझना पड़ेगा। अब ये जो जनसंख्या की वृद्धि जो नगरीकरण के माध्यम से हुई है, उसके बहुत सारे परिणाम सामने देखने को मिलते हैं। शहरी शिक्षा, खान पान, पहनावा, जीवन शैली, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक एकीकरण का विकास और जनसंचार के साधन आदि के कारण नगर जो है वो संस्कृति का एक केंद्र बन जाता है। नगरीकरण का प्रभाव किस प्रकार किस सीमा तक और कितना है, इसके बारे में जानने के लिए हम पहले नगरीकरण की अवधारणा को जानेंगे। नगरीकरण आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के शहर में आने को माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में किन किन कारणों से आ रहे हैं लोग, और इस प्रक्रिया की गति किस प्रकार की है, किस दिशा में है और किस गति से हो रही है। जो गति 18वीं 19वीं शताब्दी में थी, वो गति स्वतंत्रता के बाद उसमें क्या परिवर्तन आया, और ख़ासकर 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन, उदारीकरण हुआ, उसके बाद इस गति में कितना परिवर्तन आया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अब गाँवों से नगरों में आने के कारण लोगों के दृष्टिकोण, मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों में परिवर्तन आता है। नगरीकरण की प्रक्रिया नगरों की उत्पत्ति, विकास और परिवर्तन से संबंधित होती है। नगरीकरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पहले हम समझ लें। बर्गल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम नगरीकरण कहते हैं। कई क्षेत्र जो हैं पहले ग्रामीण थे। उदाहरण के तौर पर आप देखें, दिल्ली में आज भी बहुत सारे गांव हैं, बुड़ेला गांव है, नरेला गांव है। ये छोटे छोटे गांव होते थे जो कि अब बहुत बड़े अपने आप में विस्तृत होते चले गए हैं। डेविस के मत से नगरीकरण एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वो चक्र है जिसमें कोई समाज कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। नेल्स एंडरसन ने नगरीकरण के 3 अर्थ बताए हैं।
पहला, लोगों का गाँव से नगर की ओर जाना। दूसरा, कृषि के स्थान पर गैर कृषि का कार्य करना। और तीसरा, बिना गमन किए अपने विचारों और व्यवहारों में नगरीय होना। आपने नगरीकरण की विशेष 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है मुद्रा अर्थव्यवस्था। दूसरा है सरकारी प्रशासन। तीसरा, सांस्कृतिक परिवर्तन। चौथा, लिखित अभिलेख। और पांचवा, नव प्रवर्तन यानी कि नवाचार यानी कि इनोवेशंस। एंडरसन और ईश्वरन की मान्यता है कि नगरीकरण की प्रक्रिया में केवल गाँवों में से नगरों में जाना ही नहीं होता, बल्कि इसमें प्रवासी के दृष्टिकोण, विश्वास, मूल्य और व्यवहार के स्वरूपों में भी परिवर्तन आता है। जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में से नगरीय क्षेत्रों में जाना, उनके आचार विचारों में परिवर्तन होना, और ये नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इस तरह ग्रामीण से नगरीय बनने की एक प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले हम ये जानें। सबसे पहली विशेषता, गाँव से नगरों में परिवर्तन की प्रक्रिया नगरीकरण है। नगरीकरण में कृषि व्यवसाय का अभाव होता है। कृषि जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक में ही पाया जाता है। तीसरा, नगरीकरण में कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन होता है। चौथा, लोगों का ग्राम से नगर की ओर गमन होता है। पांचवा, कृषि के स्थान पर गैर कृषि कार्यों और पेशों को अपनाया जाता है। छठा, मुद्रा व्यवस्था इस्तेमाल होती है। बार्टर एक्सचेंज जो होता था गाँवों में, जो बार्टर एक्सचेंज चलता है कि आप मुझे इतना गेहूँ दे दीजिए, बदले में मैं आपके जूते बना दूंगा या आपकी चारपाई बुन दूंगा, वो बार्टर सिस्टम नगरों में नहीं चलता। सातवां, सरकारी प्रशासन का प्रभुत्व। और आठवां, नवाचारों की बाहुल्यता, है ना। इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हैं नगरों में, हमारे जीने के तरीके में, हमारे रहन सहन में, खान पान में। जिस तरह से गाँव में जो खाना पीना चलता है वो बहुत ही सरल होता है, और लोगों के पास स्लो कुकिंग के लिए टाइम होता है, जबकि नगरों में इतना टाइम नहीं है लोगों के पास, तो इसलिए वो टेक अवे खाना ले जाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। अब भारत में नगरीय विकास किस प्रकार हुआ, किन कारकों के कारण हुआ, ये हम जानेंगे। नगर के विकास में अनेक कारक होते हैं। इनमें प्रमुख कारक कृषि की क्रांति, जनसंख्या में वृद्धि, संचार और यातायात के साधन, अनुकूल भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक कारण इत्यादि हैं। भारत में जब हम देखेंगे किन कारणों से, सबसे पहला है कृषि में क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, उसके होने से नगरीकरण बढ़ा है। जब से कृषि, क्योंकि कृषि जो है पहले एक लेबर इंटेंसिव वो इंडस्ट्री होता था जिसमें बहुत ज़्यादा श्रम जाता था। अब जो है मशीनीकरण आने के कारण वो लेबर का कुछ फ्री हुआ है, जो कि अन्य क्षेत्रों में भी अपना कार्य कर सकता है। जब से कृषि के क्षेत्र में अधिक पैदावार और बीज और खाद और सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है, बिजली और मशीनों का प्रयोग होना शुरू हुआ है, तब से खेती के कार्य में श्रमिकों की संख्या कम हुई है। कुछ व्यक्ति मशीनों द्वारा आधुनिक उपकरणों और साधनों से खेती का कार्य कर लेते हैं। इससे गाँवों में बेकारी बढ़ी है, सीजनल बेकारी भी बढ़ी है, मौसमी बेरोज़गारी भी बढ़ी है, और इन बेरोज़गार लोगों ने नगरों की ओर प्रवासन किया है, माइग्रेट किया है। इससे नगरों की जनसंख्या और जनघनत्व में वृद्धि हुई है। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी आई है। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ से भी नगरों में का विकास हुआ है।
गाँवों में जनसंख्या की में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है और भूमि पर इसका अधिक दबाव पड़ रहा है। जो भूमि पहले इतनी भूमि एक व्यक्ति के पास थी, अब उसके पुत्रों के पास वो बँटकर छोटे-छोटे हिस्से आ जाते हैं और उससे दबाव, कृषि के ऊपर दबाव पैदा होता है। छोटे-छोटे हिस्से जो हैं वो प्रॉफ़िटेबल नहीं होते हैं उन पे खेती करना, और इस भूमि के दबाव के कारण खेती की भूमि का जनसंख्या में वृद्धि के कारण कम हो जाना होता है, और ग्रामीणों का अपने गाँव को छोड़कर नगरों की ओर व्यवसाय की खोज में जाना एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा है उद्योग धंधे या इंडस्ट्री एंड ट्रेड। उद्योग धंधों ने नगरों के विकास को तेज़ किया है। एक स्थान पर मशीनीकरण के कारण उद्योगों का केंद्रीकरण हो गया है। एक स्थान पर अनेक कल कारखाने खुले हैं। औद्योगिकीकरण जहाँ हुआ वहाँ पर जनसंख्या भी बढ़ी। धीरे धीरे ये स्थान कस्बे, नगर और महानगर बन गए। अब जैसे हम देखते हैं कि कुछ SEZs होती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर नोएडा है, या राजस्थान में भी बहुत सारे SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। वहाँ पे उद्योगों की स्थापना करी जाती है और वहाँ पे मज़दूरों की आवश्यकता होती है, इसलिए दूसरे मतलब दूर दूर गाँव से लोग वहाँ पे आके बसना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे नए नए उद्योग में काम करना शुरू कर देते हैं। चौथा है व्यापार और वाणिज्य, बिजनेस एंड कॉमर्स। प्राचीन काल और मध्यकाल में नगरीकरण का मुख्य कारण व्यापार और वाणिज्य ही था। जहाँ जो वाणिज्य और व्यापार के केंद्र थे वो ही प्रमुख नगर बने थे, और पोर्ट सिटीज़ जो थी, जो हमारे बंदरगाह वाले जो नगर थे, वो इसी कारण व्यापार और वाणिज्य के लिए ही वो विख्यात थे। सिम्स के अनुसार व्यापार नगर के अस्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक प्राणी के लिए रक्त का परिचालन होता है। नगरों का विकास व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ साथ हुआ है। जहाँ जहाँ व्यापार और वाणिज्य बढ़ता गया, वहाँ वहाँ जनसंख्या और जनघनत्व भी बढ़ा और बड़े नगर बन गए। इन केंद्रों में आसपास के गांवों के लोग आकर बसने लग गए। जैसे उदाहरण के तौर पर मुंबा देवी, जो मुंबई जो है आज का, वो पहले केवल मात्र एक छोटा सा गांव ही था। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसे फोर्ट बनाया और फिर उसके बाद उसका औद्योगिक और वाणिज्यिक महत्व बढ़ता चला गया, और आज की डेट में वो भारत की वाणिज्यिक राजधानी या कमर्शियल कैपिटल कहते हैं। पांचवा है अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, यानी कि फेवरेबल ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। जो स्थान मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से करते हैं और स्वास्थ्यपूर्वक वर्धक होते हैं। समतल भूमि होती है जहाँ सिंचाई के साधन होते हैं, अर्थात भौगोलिक पर्यावरण जहाँ अनुकूल होता है वहाँ मानव की सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई है। ये सभी सभ्यताओं के बारे में, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, सारी जो सभ्यताएं थी वो ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित हुई थी जहाँ पे नदियाँ थीं, जहाँ पे खेती आसानी से हो सकती थी, साथ ही साथ वहाँ पे व्यापार भी हो सकता था। तो जहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ अनुकूल होंगी वहाँ पे नगरों का विकास होगा। मानव का इतिहास यही दर्शाता आया है। छठा है यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में वृद्धि से भी नगरीकरण बढ़ा है। पहले एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए में बहुत समय लगता था, जबकि आज की डेट में हम स्वयं के वाहनों से या रेलवे से या
एरोप्लेन के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में और कम व्यय में खर्चा करने में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये सड़क, मोटर, रेल, वायुयान, जहाज़ इत्यादि आधुनिक यातायात के साधनों ने भी नगरों के विकास में योगदान दिया है। इन साधनों से लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। लोग विभिन्न स्थानों पर सुगमता से आ जा सकते हैं और डाक, तार, टेलीफोन, एसटीडी तो अब नहीं चलता, अब तो मोबाइल्स चलते हैं। इन सुविधाओं से नगरों का विकास हुआ है। अब नगरों में भी हम महानगरों की बात करें तो जहाँ पहले एक दिल्ली जैसे महानगर में, कलकत्ता या मुंबई जैसे महानगरों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत समय लगता था, अब वो काम लोकल ट्रेनों ने या मेट्रो रेलवे ने ये काम बहुत ही सुगम कर दिया है और वो लोग सबर्ब से और मेन सिटी सेंटर में बहुत आराम से आ जा सकते हैं। सातवां है सांस्कृतिक कारक, यानी कि कल्चरल फैक्टर। धार्मिक, शैक्षिक और खेलकूद के कारण भी नगरों का विकास हुआ है। जब कोई स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है या उसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है तो वहाँ तीर्थ यात्री आने लगते हैं और उस स्थान की स्थान धीरे धीरे नगर में विकसित होता है। भारत में देखें तो काशी, गया, पुरी, अजमेर, वैष्णो देवी, ये सारे बहुत सारे ऐसे धार्मिक केंद्र हैं जिनकी धार्मिक महत्व के कारण वहाँ पे नगरीकरण ज़्यादा बढ़ा है। इसी तरह शिक्षण संस्थाएं भी जहाँ पे केंद्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे नगरीकरण हुआ है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जहाँ शिक्षा, ऑक्सफोर्ड है, कोलंबिया है, ये सारे शिक्षा के केंद्र हैं और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं और इसलिए वहाँ पे नगरीकरण बढ़ता है। इसी तरह खेल कूद, फिल्म उद्योग, संगीत, नाटक आदि के कारण भी नगरों का विकास होता है। बॉम्बे, मुंबई है, मद्रास है, चेन्नई है, वहाँ की फिल्म का उद्योग इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया है। फिर आठवां कारक है राजनीतिक कारक या पॉलिटिकल फैक्टर्स। राजा महाराजा सत्ताधिकारी अपने केंद्र सुरक्षित स्थान पर बनाते थे और प्रदेश या प्रांत के बीच में बनाते थे। राजनीतिक सत्ता होने के कारण ऐसे स्थानों पर सभी प्रमुख मुख्यालय होते थे और सेना अधिक संख्या में रखी जाती थी। ये राजधानी बन जाती थी। इन स्थानों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती थी और ये स्थान अन्य स्थानों की तुलना में तेज़ी से नगर और महानगर बनते थे। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, चंडीगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सारे उदाहरण हैं जहाँ पे राजनीतिक सत्ता के जो केंद्र रहे हैं। फिर नौवां है सुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। गाँवों की तुलना में नगरों में अनेक सुख सुविधाएं होती हैं, व्यवसायों की बहुलता होती है, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, न्यायालय, डाक और तार, बैंक, लोन, ऋण, ये सब की सुविधाएं नगरों में अधिक होती हैं। इसलिए लोग नगरों में बसना चाहते हैं। वहाँ व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षा मिलती है और ये सुविधाएं नगरों के विकास पर प्रभाव डालती हैं। और 10वां कारक है मनोवैज्ञानिक कारक या हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो नगरों में होते हैं और व्यक्ति उनसे आकर्षित होकर नगर में बसना चाहते हैं। जैसे भौतिक सुख सुविधाएं, आधुनिक फैशन, नवीनतम जीवन शैली, अत्याधुनिक मनोरंजन के साधन, होटल, क्लब, सिनेमाघर, वस्त्र, आभूषण, मकान, चिकित्सालय इत्यादि।
ये तो हमने बात करी नगरीकरण के कारकों की। अब भारत में नगर क्या है, कस्बा क्या है और नगरीकरण के किस तरह से किस तरह से परिभाषित होता है, उसकी हम कल चर्चा करेंगे। कस्बे की परिभाषा क्या है, नगर की परिभाषा क्या है, महानगर क्या है और मेट्रोपॉलिटन किसे कहते हैं, और साथ ही हम भारतीय समाज पर नगरीकरण के प्रभाव की भी चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।